नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गोल्डी ऑडियो बुक्स में। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की रोमांचक और रहस्यमयी कहानी, द इम्पॉसिबल मर्डर, पार्ट 4। भाई घर की बहुएं सख्त नापसंद करती थीं बड़े जैन को, इसलिए क्योंकि वह उनकी आजादी में खलल डालता था। कुछ वैसा ही रवैया उसका अपने बेटों के साथ भी था। जब देखो जहां देखो उन्हें डांट लगा दिया करता था। ऐसे में सब्र का बांध कभी तो टूटना ही था। ऊपर से दोनों की बीवियां उनके कान भरती होंगी सो अलग। फिर हाथ के हाथ सावित्री को भी क्यों नहीं निपटा दिया, जो अंजना और मणिका की सास बनकर दिखाया करती थी, क्योंकि वैसा करने की कोई जरूरत नहीं थी। सावित्री अग्रवाल का साम्राज्य तभी तक स्थापित था जब तक कि भूपेंद्र जैन जिंदा था। उसकी मौत के बाद वह चाहें तो धक्का देकर बुआ को अपने घर से बाहर निकाल सकते हैं। क्या कर लेंगी वो? कुछ नहीं। यही तो मैं भी कह रहा हूं। इसलिए अब मान लो कि हत्या की वजह मिलीजुली थी, जिसमें सावित्री और नौकरों के नाम वसीयत में छोड़ी गई रकम ने जलती आग में घी का काम किया था। इतनी जल्दीबाजी की क्या जरूरत थी? हमें ये भी क्या पता कि जैन के कत्ल की प्लानिंग बहुत पहले से नहीं की जा रही थी। वसीयत तो हालिया बात है। बेशक है। इसलिए तुम बात को यूं समझो कि पहले दोनों बस प्लानिंग कर रहे थे बाप को मार डालने की, मगर जब वसीयत देखी तो उस प्लानिंग पर अमल करने का ख्याल आ गया, या यूं कह लो कि वजह मिल गई। हो सकता है कि यही बात रही हो इंस्पेक्टर साहब, लेकिन उसे साबित करने के लिए अभी बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। कहकर मैंने पूछा, अभी कहाँ जाओगे तुम? थाने। और कहाँ जा सकता हूँ? ठीक है, फिर मैं निकलता हूँ। कोई खास जानकारी हाथ लग गई तो तुम्हें इत्तिला करूंगा। इसी तरह तुम्हें कुछ मालूम पड़ जाए तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। नौकरों के बयान का क्या सोचा? उसकी जरूरत ईशान और आरुषि के संबंधों के बारे में पता करने के लिए पड़ने वाली थी, जो अब हम जान चुके हैं। इसलिए मेरे ख्याल से तो उनके पीछे लगना बेकार होगा। बाकी आगे चलकर कोई जरूरत निकल आई तो देखेंगे। जवाब में उसने सहमति में सिर हिला दिया। तत्पश्चात अपनी कार में बैठकर मैंने भूपेंद्र जैन के छोटे भाई आकाश जैन को फोन लगाया। पता लगा उस वक्त वह अपने दरियागंज स्थित ऑफिस में बैठा था। अच्छी बात यह रही कि मुलाकात का वक्त देने में उसने किसी प्रकार का ना नुकर नहीं किया। आगे मैंने कॉल डिस्कनेक्ट करके गाड़ी स्टार्ट की ही थी कि मेरी निगाह डैशबोर्ड पर रखे वसीयत के ड्राफ्ट पर पड़ी, जो कायदे से मुझे अहिरवाल को वापस लौटा देना चाहिए था। मैंने तुरंत गाड़ी से बाहर उस तरफ देखा जहां अहिरवाल की जीप खड़ी थी। वह जा चुका था। खैर, नहीं किया तो नहीं किया। वैसे भी वह फाइल उसी के पोजीशन में थी, जिससे जब चाहता नया प्रिंट निकाल लेता। मतलब मेरे लिए उन कागजातों को उसे वापस लौटाना जरूरी नहीं था। था भी तो फौरन वैसा करने की कोई वजह नहीं थी। तत्पश्चात मैंने कार आगे बढ़ा दी। दरियागंज पहुंचकर B.A डिस्ट्रीब्यूटर्स का ऑफिस तलाशने में 10 मिनट से ज्यादा का वक्त तो क्या लगा होगा, जो कि एक 3 मंजिला बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर पर था। वहां इमारत के सामने गाड़ियों की भरमार दिखाई दे रही थी, जिसके कारण मुझे अपनी कार दूर ले जाकर खड़ी करनी पड़ी। फिर पैदल वहां लौटकर मैं बिल्डिंग में दाखिल हुआ और सीढ़ियां चढ़कर पहली मंजिल पर पहुंचा। रिसेप्शन पर एक आम शक्लो सूरत वाली मॉडर्न युवती बैठी हुई थी। हेलो मैम। हेलो सर, वह मुस्कराई। मिस्टर आकाश जैन के साथ अपॉइंटमेंट है मेरी। आपका नाम सर? गोखले, विक्रांत गोखले। प्लीज बैठ जाइए।
मैं सर को इन्फॉर्म करती हूँ। सहमति में सिर हिलाता मैं सामने रखे सोफे पर बैठकर इंतजार करने लगा, जो कि बहुत मुख्तसर साबित हुआ। 2 मिनट बाद एक लड़का मेरे पास आया और मुझे आकाश जैन के केबिन में छोड़ गया। हेलो सर कहते हुए मैंने सरसरी निगाहों से उसका मुआयना किया तो पाया वह 45 से 50 की उम्र वाला, चिंपैंजी जैसी शक्ल, सांवली रंगत और भारी बदन का शख्स था, जो आंखों पर बाईफोकल लगाए हुए था। आओ भाई आराम से बैठ जाओ, आवाज उसके बदन से मैच करती निकली। थैंक यू, मैं बैठ गया। तो आप डिटेक्टिव हैं? जी हाँ, प्राइवेट डिटेक्टिव। डॉयर किसने किया है आपको? पुलिस ने तो नहीं ही किया होगा। नहीं सर, पुलिस भला ऐसा क्यों करेगी? फिर आपकी सिस्टर आई थी मेरे ऑफिस। सावित्री? दित हुआ पूछ लूं उसके अलावा भी कोई बहन है क्या? मगर पूछ नहीं पाया। यस सर, प्रत्यक्षतः मैं बोला। सावित्री मैडम ने ही ये केस मेरे सुपुर्द किया है, क्योंकि उसे लगता है जो काम पुलिस नहीं कर पाई उसे एक प्राइवेट डिटेक्टिव कर सकता है। जी हाँ, उन्हें यही लगता है। पैसे कहाँ से आए उसके पास? ईशान या आभास ने तो नहीं दिया होगा। मुझे नहीं मालूम सर, कहीं आपने ही तो नहीं दे दिया था? मैं जानता था उसने नहीं दिया था, मगर मैंने जानबूझकर वो बात कही, क्योंकि वह फालतू की बकवास किए जा रहा था। नहीं, मैं क्यों देने लगा? आपका मतलब है अपने भाई के हत्यारे को गिरफ्तार हुआ नहीं देखना चाहते आप? मैं उसके कातिल को अगर सच में कत्ल ही किया गया है, खोजने पर पैसे खर्च नहीं करना चाहता, क्योंकि अंत पंत पुलिस वह काम कर ही लेगी। ऐसे में पत्ते से पैसे बर्बाद करना क्या समझदारी है? उससे क्या मरने वाला वापस लौट आएगा? नहीं आएगा। हैरानी है कि सावित्री को डिटेक्टिव डॉयर करना सूझ गया। इसलिए सूझ गया सर क्योंकि वह अपने भाई की मौत पर तड़प रही हैं। हर हाल में कातिल को सलाखों के पीछे देखना चाहती हैं, जो शायद आप नहीं चाहते। चाहता हूं। साबित करने के लिए अब मैं तुम्हारी फीस तो भरने से रहा। खातिर जमा रखिए सर, वो मुझे पहले ही हासिल हो चुकी है। कितनी? 10 लाख। मैं फिर से उसे परेशान कर दिया। 10 लाख? उसके मुंह से सिसकारी सी निकल गई। सावित्री के पास इतने पैसे भला कहां से आ गए? कहती थीं बड़े जैन साहब उन्हें खर्चे के लिए हर महीने 20,000 रुपए देते थे, जबकि खर्चा कुछ भी नहीं था। इसलिए वो उन पैसों को बचाने में कामयाब हो गई और अब उड़ा रही हैं, जबकि बचाकर रखना चाहिए। वह उसकी जरूरत नहीं समझती। फिर एक ही भाई तो मरा है उनका, दूसरा यानी आप जिंदा हैं। ऐसे में उन्हें भला फिक्र करने की क्या जरूरत है? वह फिर बौखला गया। अब अगर आपकी इजाजत हो सर तो मैं वह सवाल पूछूं जिसके लिए आपसे मिलने आया हूं। अभी तक टाइम पास कर रहे थे, आपके सवालों के जवाब दे रहा था सर। ठीक है, पूछो। कंपनी कैसी स्थिति में है? बढ़िया है, आगे और बढ़िया होने की उम्मीद है। सच पूछो तो जिस रोज मैंने और भूपेंद्र ने मिलकर यह धंधा खड़ा किया, उसी रोज से कंपनी निरंतर फल फूल रही है। कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ा हमें। ये तो बहुत अच्छी बात है सर, कहकर मैंने पूछा, आप उनकी मौत पर कुछ रोशनी डाल सकते हैं? नहीं, मैं नहीं जानता कि वह कैसे मरा। फिर लाश की जो दुर्गति हुई थी उसे देखकर तो मैं यही कहूंगा कि जीवन में पहले कभी वैसी लाश नहीं देखी थी। कोई रंजिश नहीं थी। हाल फिलहाल कंपनी में कोई बड़ा बदलाव हुआ हो? नहीं हुआ।
किसी बड़ी पोस्ट पर काम करते इंसान को जैन साहब ने निकाल बाहर किया हो। पिछले साल भर में वैसा कुछ भी नहीं हुआ। और उससे पहले भाई कंपनी है, लोग आते हैं, साल 2 साल काम करते हैं और निकल जाते हैं, या अपनी पुअर परफॉर्मेंस के कारण निकाल बाहर किए जाते हैं। ऐसे लोग क्या अपने मालिक को जान से मार देते हैं? सब नहीं, लेकिन कभी कभार ऐसा हो भी जाता है। आखिरी कर्मचारी हमने जून या जुलाई 2022 में निकाला था, और वह बेहद मामूली लड़का था जो 10 दिनों ज्यादा वहां नहीं टिक पाया। उससे पहले की जानकारी चाहिए तो मैं रिसेप्शनिस्ट को बोल देता हूं, वह अकाउंटेंट से रिकॉर्ड चेक करवाकर आपको बता देगी, लेकिन उसमें वक्त लगेगा। रहने दीजिए, मैं नहीं समझता कि 2 साल पहले निकाला गया कोई कर्मचारी बदला लेने पर उतर आया हो। 5 साल पहले वाला भी वैसी हरकत करने की हिम्मत नहीं कर सकता। फिर अभी तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई साहब की जान गई तो आखिर क्यों? ठीक कहते हैं। बाय द वे, ईशान और आभास कैसा काम कर रहे हैं? वह तो पहले से ही बढ़िया करते आ रहे हैं। सच पूछो तो ऑफिस की पूरी जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर है। मैं और भाई साहब तो बस फॉर्मेलिटीज पूरी किया करते थे। आप ईशान के ब्रदर इन लॉ से तो मिले ही होंगे? हाँ, कई बार। कैसा लड़का है? थोड़ा गुस्सैल है, दूसरी कोई बुराई नहीं है उसके भीतर। जैन साहब पसंद करते थे उसे। मैं नहीं जानता, कभी हमारे बीच अमित का जिक्र ही नहीं उठा। करते क्या है अमित साहब? आरुषि गारमेंट नाम से लाजपत नगर में कपड़ों का बड़ा शोरूम है उसका। आरुषि गारमेंट मतलब शोरूम शादी के बाद खुला था? हाँ शायद। फिर थोड़ा रुककर बोला, यकीनन, वरना नाम कुछ और होता। फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है अमित साहब की? अच्छी है। अभी पिछले साल ही शोरूम वाली बिल्डिंग खरीद कर हटा है। 80 करोड़ का सौदा था, जिसमें 20 की हेल्प ईशान के कहने पर भाई साहब ने कर दी थी। उधार के 20 करोड़ अमित साहब ने लौटा दिए या अभी लौटाना बाकी हैं? काफी कुछ बाकी है। एक बार जरूरत पड़ने पर भाई साहब ने उसे फोन किया तो 5 करोड़ वापस कर गया था, लेकिन 15 अभी तक नहीं लौटाए गए हैं। अब भाई साहब तो रहे नहीं, और ईशान से उसकी अच्छी निभ रही है, तो हो सकता है लौटाने की नौबत ही न आए। आपका मतलब है 15 करोड़ रुपए भूल जाएंगे ईशान साहब? मैंने हैरानी से पूछा। भूल नहीं भी जाएगा तो तकादा नहीं करने वाला। मतलब अमित का जब मन होगा वापस कर देगा, नहीं मन होगा तो लटका कर रखेगा। सच पूछो तो ऐसा बिजनेस मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं एक बार को किसी अनजान आदमी को उधार दे सकता हूं, मगर रिश्तेदारों को नहीं, क्योंकि उनसे वसूली करना मुश्किल हो जाता है। जैसे कि सालों पहले आपने अपनी बहन को उधार देने से मना कर दिया था। मुझे पूरा यकीन था कि उस सवाल पर वह फट पड़ेगा और मुझे गेट आउट बोल देगा, मगर वैसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा वह बड़े ही धैर्य के साथ बोला, हाँ मना कर दिया था, क्योंकि अच्छी तरह से जानता था कि हमारा बहनोई 7 जन्मों में भी हमारे 7 करोड़ रुपए वापस नहीं कर सकता था। और उस इनकार से मैंने सिर्फ खुद को नहीं, बल्कि भाई साहब को भी बचाया था, जो बाद में सावित्री के लिए भगवान बन गए, जबकि मैं उसे शैतान नजर आने लगा। जबकि सच ही है कि उस वक्त वह मेरी बजाय उनके पास भी गई होती तो इनकार ही सुनने को मिलता, क्योंकि 5 साल पहले कंपनी ना तो आज जैसी बढ़िया हालत में नहीं थी, ना ही उतनी रकम हमारे अकाउंट में मौजूद थी। सुमित अग्रवाल नाम था शायद उनका, है ना? हाँ। करते क्या थे? सावित्री ने नहीं बताया।
मैंने पूछा नहीं, क्योंकि उनके बुरे दिनों के जख्मों को कुरेदना ठीक नहीं लगा था। फिर मैं नहीं समझता कि जैन साहब की मौत से सालों पुरानी उस घटना का कोई लेना देना हो सकता है। इसलिए आप बताना चाहें तो ठीक, वरना आपकी मर्जी। मथुरा रोड पर पलवल से थोड़ा आगे क्रीमी आइस नाम से एक कारखाना हुआ करता था, जहां अब स्टील के बर्तन बनाने वाली कोई बड़ी कंपनी स्थापित हो चुकी है। वह कारखाना सुमित ही चलाता था, बल्कि वह जगह भी उसकी खुद मिल्कियत थी। बस किसी को ये नहीं पता था कि असल में वह सारी फैंसी कर्ज के बूते पर चल रही थी। बाद में सावित्री की शादी के करीब 8-9 साल बाद कुछ बड़ी कंपनियां ट्रेंड में आ गईं और कंपटीशन इतना बढ़ गया कि उसका धंधा ठप पड़ गया। हाँ, वक्त रहते हवा का रुख पहचानकर अगर सुमित ने धंधे से किनारा कर लिया होता तो उसका कुछ नहीं बिगड़ता, जो कि उसे गवारा नहीं हुआ। वो भी कैसे सकता था सर? इंसानी फितरत है कि वह उम्मीद के खिलाफ उम्मीद करके रहता है। जैसे एक जुआरी लगातार हारते रहने के बाद भी ये सोचकर नए दांव खेलने से खुद को नहीं रोक पाता कि जीत गया तो नुकसान की भरपाई हो जाएगी, और तब तक खेलता रहता है जब तक कि उसकी जेब पूरी तरह खाली नहीं हो जाती। बल्कि उसके बाद भी कोशिश यही रहती है कि कहीं से कुछ पैसे मिल जाएं, जिससे जुआ खेलकर वह अपनी खोई हुई रकम वापस हासिल कर ले। एग्जैक्टली यही हुआ था सुमित के साथ। कंपनी निरंतर घाटे में जाती रही और वह उम्मीद के खिलाफ उम्मीद करता पहले पल्ले के पैसे उसमें घुसाता रहा, फिर बड़े बड़े लोन ले लिए, जबकि 2 लोन पहले से ही चल रहे थे। नतीजा ये हुआ कि एक दिन उसे कंपनी बेच देनी पड़ी, जिसमें बस जगह की वैल्यू लगी थी, जिससे वह अपने काफी सारे कर्ज चुकता करने में कामयाब हो गया। मगर 7 करोड़ की बड़ी रकम फिर भी बकाया रह गई, जिसे चुकाने का उसके पास बस एक ही रास्ता था कि आत्महत्या कर लेता। उसने वही किया। बाद में सावित्री ने उसके इंश्योरेंस के पैसे क्लेम किए, जो अदालत के जरिए ही वह हासिल कर पाई थी। फिर भाई साहब उसे अपने घर ले आए और तब से आज तक वहीं रह रही है। सावित्री जी हाउस वाइफ ही रही होंगी, है ना? नहीं, जब कंपनी चल रही थी तो वहां सीनियर प्रोडक्शन मैनेजर हुआ करती थी, बल्कि उससे रिलेटेड किसी कोर्स में उसने बीटेक भी किया हुआ है, इसलिए पति का काम में हाथ बंटाया करती थी। अगर ऐसा था तो हस्बैंड के सुसाइड के बाद उन्होंने कोई जॉब ही क्यों नहीं पकड़ ली? जरूर पकड़ लेती। सच पूछो तो मैं सावित्री के भाई साहब के घर में रहने के खिलाफ भी इसीलिए था, ताकि वह अपने पैरों पर खड़ी हो पाती। मगर उन्होंने उसे अपने घर में बैठाकर एक तरह से अपाहिज बना दिया, जो कि अब वह जीवन भर बनी रहने वाली है। कितना बड़ा कमीना था आकाश जैन, जो बहन की मदद न करने की बात को भी अपने हक में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था। ठीक कहते हैं आप, वरना बीटेक हैं तो कोई न कोई बढ़िया जॉब मिल ही गई होती उन्हें, फिर उनके पास काम करने का तजुर्बा भी तो था। यही कह रहा हूं मैं, बस मेरे भाई की समझ में नहीं आई वह बात। और 5 सालों तक काम धंधे से दूर रहने के बाद अब वह कुछ करना भी चाहे तो नहीं कर सकती, क्योंकि ना करने की आदत पड़ गई है। ऊपर से सुबह है, दिनों दिन चिड़चिड़ी होती जा रही है। घर की बहुओं के साथ ऐसे पेश आती है जैसे उनकी सास हो। अब तो क्या आ पाएंगी, मतलब ही नहीं बनता। वह दोनों तो बस भाई साहब का लिहाज करके चुप रह जाती थीं। अब उन्हें किसका डर है? मगर सावित्री भी क्या करे, कोई दूसरा ठिकाना भी तो नहीं है उसके पास। सुना है आपकी बस एक बेटी है जो कनाडा में रहती है। ठीक सुना है।
तो बहन को अपने साथ क्यों नहीं रख लेते? वह हमारा पारिवारिक मामला है। तुम कौन होते हो दखल देने वाले? कोई नहीं होता सर, लेकिन आपकी बातों से लगा था कि बहन के भविष्य को लेकर काफी फिक्रमंद हैं आप, इसलिए सवाल कर बैठा। हाँ, उसके भविष्य की चिंता तो मुझे बराबर है। मैं कोशिश करूंगा कि वह मेरे घर आकर रहना शुरू कर दे, मगर शायद ही आए, क्योंकि दोनों भाइयों में लगाव उसे बस बड़े भाई साहब से ही था। कहकर उसने पूछा, और कुछ जानना चाहते हो? है तो एक आखिरी सवाल सर, अगर आप बुरा न मानने का वादा करें तो पूछ लूं। बेहिचक पूछो। एक तारीख की सुबह 4 से 6 के बीच आप कहाँ थे? बढ़िया इसे कहते हैं, सिर पर बैठाया तो अब मूत भी बर्दाश्त करो। मामूली सवाल है सर। जिसका मामूली जवाब ये है कि अपने घर पर था। फिर उतावले लहजे में बोला, अब तुम जा सकते हो, क्योंकि मुझे बहुत सारे जरूरी काम निपटाने हैं। वह काम जिनके बारे में आपने बताया था कि ईशान और आभास ने संभाल रखा है। हाँ वही काम। कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? जी नहीं, क्यों होगा भला, कहकर मैं उठा और उसे धन्यवाद देकर बाहर निकल आया। आकाश जैन चाहे कितने भी घटिया इंसान क्यों न रहा हो, कातिल नहीं हो सकता था। होता तो मेरे साथ पेश आने का उसका ढंग अलग होता, जबकि वह तो पूरी तरह बेखौफ जान पड़ता था। या अपने किए धरे पर उसे इतना यकीन था कि बेपरवाह हो गया था। जानता था कोई सिर पटककर मर जाए तो भी भूपेंद्र जैन के कत्ल की असली वजह नहीं तलाश पाएगा। क्या वाकई हो तो सकता था, क्योंकि अभी तक तो जो हुआ था वह इम्पॉसिबल ही दिखाई देता था। पता नहीं कौन सी चतुराई बरती थी हत्यारे ने, जो केस का सिर पाव ही समझ में नहीं आ रहा था। और दिल तो मेरा यही सोचकर बैठ जा रहा था कि जिस मामले को फॉरेंसिक साइंटिस्ट नहीं पकड़ पाए, उसे मैं भला कैसे समझ सकता था। इसलिए मैंने अपना लाइन ऑफ एक्शन बदलने का फैसला किया। अभी तक मेरा सारा जोर ये जानने में लगा था कि भूपेंद्र जैन को खत्म कैसे किया गया था, मगर अब मैं इस बात पर दिमाग खपाने की सोच रहा था कि कातिल कौन था, जिसका पता लगाने में अगर मैं कामयाब हो जाता तो बाकी सवालों के जवाब तो मुझे आदित्य अहिरवाल के जरिए भी हासिल हो जाने थे। ये अलग बात थी कि कत्ल कैसे हुआ का पता लगे बिना कातिल कौन है का अंदाजा लगा पाना मुश्किल काम था, मगर नामुमकिन नहीं, क्योंकि वह मेरी स्पेशलिटी थी। जबकि कत्ल के तरीके का पता लगाने में फॉरेंसिक टीम का नाकाम रह जाना साबित करता था कि उसमें कोई बहुत बड़ी घुंडी थी, ऐसी घुंडी जो हर किसी के समझ से परे थी। नीचे पहुंचकर मैं अपनी कार की तरफ बढ़ा ही था कि वहां एक चमचमाती हुई किया सोनेट आन खड़ी हुई। फिर मेरे देखते ही देखते सूट बूट में सजा धजा एक हैंडसम सा युवक बाहर निकला और बिल्डिंग की तरफ बढ़ा। ईशान साहवा, मैंने अंदाजे से पूछा। वह ठिठक कर मेरी तरफ देखा। यस, मैं प्राइवेट डिटेक्टिव विक्रांत गोखले। मैं तुम्हें जानता हूं। शायद नहीं। फिर मुझे आपके पिताजी की मौत के बारे में कुछ बात करनी है, बस 2 मिनट लूंगा प्लीज। अरे तुम हो कौन? बताया तो प्राइवेट डिटेक्टिव हूं। मेरा मतलब है पापा की मौत के बारे में जांच पड़ताल के लिए हायर किसने किया है तुम्हें? आपकी बुआ ने, सावित्री बुआ ने। लिहाजा पूरा खानदान ही पागल था। कोई दूसरी बुआ भी हैं आपकी? जो सवाल मैं आकाश जैन से नहीं पूछ पाया, वह ईशान से पूछने में मुझे जरा भी हिचक महसूस नहीं हुई। हम दोनों उस वक्त बिल्डिंग के बाहर खड़े थे, इसलिए गेट आउट कैसे बोल सकता था मुझे? नहीं, वह बोला। फिर तो उन्होंने ही किया है। केस लेते वक्त तुमने उनका नाम भी नहीं पूछा था?
पूछा था। फिर कंफ्यूजन क्यों पैदा कर रहे हो? वो तो आप कर रहे हैं सर, ये पूछकर कि सावित्री बुआ ने, जबकि आपकी एक ही बुआ है। एनीवे, मैं उस बारे में तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। बात तो आपको करनी पड़ेगी सर, बस सवाल इतना है कि मुझसे करेंगे या पुलिस से? तुम मुझे धमकी दे रहे हो, ईशान जैन को धमकी दे रहे हो। साथ में उस शख्स को भी धमकी दे रहा हूं जो मेरी आंखों के सामने संगम विहार की गली नंबर 14 के एक मकान में उस नौकर से मिलने गया था जिसे उसके पिता ने नौकरी से निकाल बाहर किया था। और मुलाकात भी कैसी, जिसमें उसने सौरभ यादव का मुंह हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। क्या बकते हो? वह हैरानी से बोला। मैंने अपनी आंखों से आपको देखा था, इसलिए झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं होगा ईशान साहबा। और आप कितनी भी बड़ी तोप क्यों न हो, पुलिस को खबर लगने की देर है। वह लोग आपको घर दबोचेंगे। यादव का कत्ल हो गया, वह हड़बड़ाया सा बोला। मैं हंसा। कोई जोक सुना रहा हूं मैं? कम भी क्या था, जिस काम को आप खुद अंजाम देकर आए थे उसके बारे में यूं अनजान बनकर दिखा रहे हैं जैसे आपको कुछ पता ही न है। ऐसे में मैं हंसूं न तो और क्या करूं? अरे मैं उसका कत्ल क्यों करूंगा? कार में बैठकर बात करें तो कैसा रहेगा? सुनकर वह क्षण भर को हिचकिचाया, फिर अपनी कार की तरफ बढ़ते हुए रिमोट की दबाकर डोर अनलॉक कर दिया। उसका वह एक्शन ही बता गया कि मेरी बातों से किस कदर हिलकर रह गया था। वह ड्राइविंग सीट पर बैठ गया जबकि मैं पैसेंजर सीट पर। अब बोलो क्या चाहते हो? एक सिगरेट सुलगा लूं फिर बताता हूं, कहकर मैंने कोट की जेब से पैकेट बाहर निकाला और एक सिगरेट सुलगाने के बाद धुआं उगलता हुआ बोला। क्यों मारा उसे? ऐसा क्या जान गया था वह? अरे मैं क्यों मारूंगा? फिर ये बात तो अभी तुम्हारे ही मुंह से सुन रहा हूं कि उसका कत्ल हो गया है। यकीन न हो तो पहले पता कर लीजिए, लगाइए संगम विहार थाने में फोन नंबर मैं बताए देता हूं। इट्स ओके, तुम झूठ क्यों बोलोगे? कोई वजह नहीं है। उसके कत्ल से भी मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो फिर वहां गए किस लिए थे? बीती रात 11 बजे के करीब उसने खुद मुझे फोन किया था। क्या कहने के लिए? ये कि वह जानता है कि पापा की मौत कैसे हुई थी। अच्छा, कैसे हुई थी? फोन पर बताने से मना कर दिया। और जब मैंने संगम विहार पहुंचने की बात कही तो उसने ये कहते हुए सुबह आने को बोल दिया कि उस वक्त गाजियाबाद में था, जहां से वापस लौटने में रात के 2-3 बस जाने वाले थे। तब मैंने उसका पता नोट कर लिया। सुबह तो नहीं पहुंचे थे आप? हाँ, नहीं पहुंचा। उसकी कॉल मैंने नींद से जागकर अटेंड की थी, इसलिए सुबह सोकर उठने पर वह बात दिमाग से उतर गई। फिर मैं ऑफिस चला आया। उसके बाद जब मेरा ध्यान रात में यादव की कही बात की तरफ गया तो मैंने उसे फोन लगाया। घंटी बराबर बजती रही मगर उसने अटेंड नहीं किया। मैंने सोचा देर रात वापस लौटने की बात कही थी, इसलिए सो रहा होगा। तब मैंने संगम विहार पहुंचने का फैसला किया और उसी वक्त यहां से निकल गया। मुलाकात हुई? कहाँ हुई? उसने तो दरवाजा ही नहीं खोला। आप रुके कितनी देर थे वहां? कम से कम भी 10 मिनट। और उस दौरान या तो दरवाजा खटखटाता रहा या फिर उसे फोन करता रहा। फिर थक हार कर बिल्डिंग से निकल गया था, ये सोचकर कि अगली बार फोन करके आऊंगा। अगर आपने उसे इतनी कॉल की थी तो अभी तक पुलिस ने आपको फोन करके उस बारे में सवाल क्यों नहीं किया? क्या पता क्यों नहीं किया, कहकर उसने पूछा। अब बताओ कैसे मरा था वह? वैसे ही जैसे आपके जैन साहब को खत्म किया गया था। मतलब?
पेट फटा पड़ा था। वाइटल आर्गेस टुकड़े टुकड़े होकर कमरे में हर तरफ बिखरे पड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बारूद लगाकर उड़ा दिया हो, मगर छाती से ऊपर का हिस्सा एकदम सही सलामत था, जैसा कि आपके पिताजी की मौत के बाद देखने को मिला था। कमाल है, तुम्हारी बातें सुनकर तो लगता है जैसे पापा का भी कत्ल ही किया गया था। ठीक कहा, कत्ल ही हुआ था उनका। लेकिन सवाल ये है कि कोई किसी को बंद कमरे में वैसी मौत देने में कैसे कामयाब हो सकता है, बल्कि खुली जगह पर भी उस असंभव काम को संभव बना पाना क्यों कर मुमकिन है। आपको कैसे पता कि यादव की मौत बंद कमरे में हुई थी? मैं अपने पापा की बात कर रहा हूं भाई। फिर यादव दरवाजा नहीं खोल रहा था और तुम कहते हो कि तुमने मुझे वहां से निकलते देखा था, मतलब मेरे पीछे पीछे ही उसके कमरे तक पहुंच गए होंगे। उसका मतलब भी तो यही हुआ न कि जिस वक्त मैं उसके दरवाजे पर दस्तक दे रहा था, उसे कॉल कर रहा था, वह भीतर मरा पड़ा था। अगर ऐसा है तो फिर दोनों कत्ल आपने ही क्यों नहीं किए हो सकते? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं भला अपने पापा की जान क्यों लूंगा? क्योंकि आपको उनकी वसीयत से इत्तेफाक नहीं था। पापा ने कोई वसीयत नहीं की थी, वह तीखे लहजे में बोला। मैं हंसा। अब क्या हुआ? यही कि आप झूठ बोल रहे हैं। सामरूहवाह नहीं, सामरूहवाह नहीं, कहते हुए मैंने कोट की अंदरूनी जेब में तह करके ठूंसा गया वसीयत का ड्राफ्ट निकालकर उसे थमा दिया। ये उस विल का ड्राफ्ट है ईशान साहब, जो आपके पापा ने अपने वकील दुर्गेश चौटाला से तैयार करवाया था। ओरिजिन कॉपी। मेरा मतलब है जैन साहब के हस्ताक्षरों वाली कॉपी अगर आपने फाड़कर ही नहीं फेंक दी है तो बहुत जल्द वह भी इसी तरह मेरे हाथ में होगी, क्योंकि कोशिश तो आप लोगों ने इस ड्राफ्ट का वजूद मिटाने की भी बहुतेरी की थी। उसका ध्यान मेरी बातों की तरफ था ही नहीं, वह तो हड़बड़ाया सा एक के बाद एक ड्राफ्ट के पन्ने पलटता जा रहा था। फिर आखिरी पेज पर निगाह मारकर बोला, ऐसा प्रिंट आउट खुद टाइप करके भी निकाला जा सकता है। बेशक निकाला जा सकता है, लेकिन आप इसके प्रावधानों पर गौर करेंगे तो यकीन आ जाएगा कि ये फर्जी नहीं है। होता तो इसमें सिर्फ 7 करोड़ रुपए सावित्री जी को देने की बात लिखाने की बजाय मैंने आपके डैड की पूरी संपत्ति उनके नाम कर दी होती, क्योंकि होना हवाला तो कुछ नहीं था। मुझे इसकी कोई खबर नहीं थी। वह पूर्ववत बौखलाए लहजे में बोला, चौटाला ने भी पापा की किसी वसीयत के बारे में जानता होने से साफ इनकार कर दिया था। वह इनकार उसने पुलिस को किया था, ना कि आपको। और सच यही है कि जैन साहब के कत्ल से कुछ रोज पहले वह उनकी वसीयत का फाइनल ड्राफ्ट ही देने आया था, जिसके बारे में बाद में जैन साहब ने आप दोनों भाइयों को बताया तो सुनकर इस कदर आपा खो बैठे कि उनसे झगड़ा करने से भी बाज नहीं आए। अब कहिए कि मैं गलत कह रहा हूं? कह तो तुम सरासर गलत बात ही रहे हो, मगर मैं खामख्वाह के किसी पचड़े में नहीं पड़ना चाहता, इसलिए मान लेता हूं कि ये ड्राफ्ट पापा ने ही तैयार करवाया था। अब तुम मुझे साफ साफ ये बताओ कि इस ड्राफ्ट के बारे में मुंह बंद रखने का कितना लोगे? 1 पैसा भी नहीं, क्योंकि मेरा मुंह बंद कराकर भी आपको कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये कागजात मुझे पुलिस से ही हासिल हुए हैं। सुनकर वह एक बार फिर बौखला उठा, फिर पूछा, किसने दिए? अहिरवाल ने। जी हां। तो उससे बात करो, कहना उसकी जो भी जायज मांग होगी मैं पूरा करने को तैयार हूं। साथ में तुम जो चाहोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। मैं तो बस इतना चाहता हूं सर कि आप अपना गुनाह कबूल कर लें और जाकर जेल में अपने पापों का प्रायश्चित करें।
अगर आपको मंजूर है तो मैं अहिरवाल को बिना कुछ लिए दिए ही वसीयत के बारे में मुंह बंद रखने को तैयार कर दूंगा। मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो मिस्टर, क्या नाम बताया था तुमने अपना? गोखले, विक्रांत गोखले। हाँ तो गोखले। बात यह है कि अभी तुम मुझे ढंग से जानते नहीं हो, इसीलिए यूं बढ़ चढ़कर जुबान चला रहे हो। जबकि सच ये है कि मुझे घंटा भर भी नहीं लगेगा और तुम अपनी सारी डिटेक्टिव गिरी भूल जाओगे। हो सकता है जो 4 लोग तुम्हें जानते हैं उन्हें भी याद न रह जाओ। क्या समझे? समझ गया कि आप सुल्ताना डाकू के वंशज हैं, क्योंकि धमकी बढ़िया दे लेते हैं। सच पूछिए तो मैं खुद भी इस धंधे से ऊब गया हूं, इसलिए मेरी डिटेक्टिवगिरी भूलवाकर आप एक तरह से एहसान ही करेंगे मुझ पर। मगर वैसा करने से पहले अपनी ताकत जरूर परख लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की धमकी देने वाले आप कोई पहले आदमी नहीं हैं। मैं कल भी डिटेक्टिव था और आज भी हूं, जबकि मेरा बुरा चाहने वाले जेल में बंद उस वक्त को कोस रहे हैं कि क्यों उन लोगों ने मुझसे पंगा लेने की हिमाकत की। तुम कोई तोप हो, वह तो वक्त आने पर ही पता चलेगा सर। तुम पछताओगे। आप गलत स्टेज पर धमकी दे रहे हैं, जबकि आगे मैं जो कुछ कहने वाला हूं उसे सुनकर आपको कहीं बड़े बड़े डायलॉग याद आ जाएंगे। तब तक बराए मेहरबानी खुद को काबू में रखिए। ब्लड प्रेशर बढ़ाकर क्या हासिल होगा? मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, ना ही कुछ कहना है। हाँ करके जरूर दिखाऊंगा, इंतजार करना कहकर वह क्षण भर को चुप्पी मार गया। फिर बोला, रही बात इस वसीयत के ड्राफ्ट की, तो जब इस पर पापा के साइन ही नहीं हैं, तो इससे हमें भला क्या नुकसान हो सकता है? सिर्फ इतना कि वसीयत गायब होने की सूरत में पुलिस को आप दोनों भाइयों पर शक करने की पुख्ता वजह मिल गई है। मेरी मानिए तो जैन साहब की विल को जिस भी बिल में छिपा रखा है वहां से निकालकर सामने ले आइए, क्योंकि जेल जाने से कहीं अच्छा है कि आप अपनी बुआ को 7 करोड़ की रकम सौंप दें। आखिर अमित अग्रवाल साहब भी तो आपका 15 करोड़ डकारे बैठे हैं, जबकि उनके साथ तो आपका खून का रिश्ता भी नहीं है। तुम्हें हमारे परिवार की अंदरूनी जानकारियां कहां से हासिल हो रही हैं, वह जैसे तड़प उठा। बुआ जी को तो शायद इस बारे में पता भी नहीं होगा। अच्छी बात ये थी कि ना तो वह खुद कार से उतरा, ना ही मुझे वहां से दफा करने की कोशिश की, जिसका अंदेशा मुझे बार बार हो रहा था। घर में सिर्फ वही थोड़े ही रहती हैं। ईशान साहब, प्रत्यक्षतः मैं बोला, इसलिए मेरी मानिए और सच बोलिए, वरना यकीन जानिए आप बहुत बुरे फंसने वाले हैं। इतने बुरे कि आपने कभी कल्पना तक नहीं की होगी। खामख्वाह नहीं, खामख्वाह तो कुछ भी नहीं होता। वैसे भी पुलिस के हाथ वसीयत बस लगी ही समझिए, फिर वो लोग भी वही नतीजा निकालेंगे जो मैं अभी बयान करके हटा हूं। आगे होगा ये कि आप दोनों भाई गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। हत्या में अगर आपका हाथ नहीं भी है तो पुलिस की इंटेरोगेशन का सामना तो आपको करना ही पड़ेगा, जिसके बाद होगा ये कि मीडिया को आपके परिवार के बारे में बातें बनाने का मौका मिल जाएगा, जिसे आपकी और आपके परिवार की बड़ी हैसियत भी नहीं रोक पाएगी। जो वसीयत अभी तक नहीं मिली वह क्या जादू के जोर से बरामद हो जाएगी? वह झुंझलाता हुआ बोला। लगता तो यही है ईशान साहब की वैसा कोई जादू होकर रहेगा। उम्मीद है केनरा बैंक की गोविंदपुरी शाखा से कॉल आ चुकी होगी अब तक आपके पास, या नहीं आई है? तुम उस बारे में भी जानते हो? जानना पड़ता है साहब, वरना डिटेक्टिव होने का क्या फायदा? वहां का जिक्र क्यों कर रहे हो? क्योंकि बैंक की उस ब्रांच में जैन साहब ने एक लॉकर किराए पर लिया था।
वह भी बहुत आनन फानन में, जैसे बहुत जल्दी में हो। पापा ने जरूर उसमें ये लिख छोड़ा होगा कि उनकी जान में लेने वाला हूं, या ये कि उन्हें अपने बेटों से जान का खतरा था। है न? नहीं, वहां वसीयत छोड़ी गई है। सुनकर वह रो नहीं पड़ा, यही गनीमत थी। है न मजेदार बात ईशान साहब? जो वसीयत आपको खोजे नहीं मिल रही थी, उसका न सिर्फ वजूद अभी भी है, बल्कि वह आपकी पहुंच से भी दूर है, क्योंकि पुलिस के दस्तखत के बिना बैंक आपको लॉकर का मालिकाना हक नहीं देने वाला। ठीक है, हो जाए बरामद, मुझे क्या फर्क पड़ता है। आपके कहने का अंदाज ही बताए दे रहा है कि फर्क पड़ता है। बस हैरानी मुझे इस बात की है कि महज 7 करोड़ रुपयों के लिए आप लोगों ने आखिरकार वही किया जो 5 साल पहले आपके चाचा ने सावित्री अग्रवाल के साथ किया था। रकम तब भी 7 करोड़ थी और आज भी 7 करोड़ ही है। फर्क बस इतना है कि तब वह दौलत उनके पति की जान बचा सकती थी और आज उनकी जिंदगी संवार सकती है। इसलिए मेरी मानिए तो अभी भी सच्चाई कबूल कर लीजिए। कौन सी सच्चाई? यही कि वसीयत की खबर आपको पहले से थी। बकवास। वैसे देखा जाए तो अपनी सगी बुआ को 7 करोड़ और नौकरों को कुछ लाख दे देना, ब्रदर इन लॉ को 15 करोड़ देने जितना महंगा सौदा तो नहीं है, जो पता नहीं कभी वापस मिलेंगे भी या नहीं, बल्कि मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि बीच में आरुषि मैडम जो खड़ी हैं दीवार बनकर। इसका क्या मतलब हुआ? वह तीखे लहजे में बोला। यही कि 15 करोड़ की सलाह बहुत ज्यादा महंगी है ईशान साहब। अरे कौन सी जुबान बोल रहा है भाई? वो जुबान जिसे आप समझकर भी नहीं समझना चाहते, जो पुलिस की एक थ्योरी फेल होते ही दूसरी का रूप ले लेगी, यानी आपका जेल जाना तय है। तुम चाहते हो कि मैं यहां से उठकर चला जाऊं? मर्जी आपकी है सर, तो मर्जी भी आपकी ही चलेगी। वैसे मुझे नहीं लगता कि आप जाना चाहते हैं। चाहते होते तो मुझे कब का बाहर निकलने को बोल चुके होते। देखो, घुमा फिराकर बात मत करो, साफ साफ कहो जो कहना चाहते हो। सुन पाएंगे? अभी तक क्या कम बकवास झेली है तुम्हारी? बोलो, नया क्या कहना चाहते हो? यही कि आरुषि और आपके बीच अफेयर है। सुनकर उसने गुस्से से मेरा गरेबान थाम लिया। क्या फायदा सर? मैं बड़े ही लापरवाह अंदाज में बोला। जो सच है उसे कबूल क्यों नहीं कर लेते? मैं उसका हाथ हटाने की कोशिश किए बिना बोला, ये सब नहीं है। सच है, एक ऐसा सच जिसे मैं जब चाहूं साबित कर दूंगा। कैसे? आप उस होटल को क्यों भूल गए? मैंने तुक्का मारा, जहां 28 दिसंबर की शाम घर से सहूलियत के साथ शॉपिंग के बहाने निकलकर पहुंचे थे। शुक्र मनाइए पुलिस को अभी उस बात की खबर नहीं है, वरना आप हवालात में पड़े होते। उसका हाथ खुद ब खुद मेरे गरेबान से हट गया, जो साबित करता था कि मेरा तुक्का तीर बन गया था। एक बार पुलिस को उस बारे में पता लगने की देर है। मैं उसे थोड़ा और हड़काता हुआ बोला, वे लोग सारा लिहाज भूलकर आपको उठा ले जाएंगे, फिर आपके मुंह से ही ये कबूल करवाने में जुट जाएंगे कि अपने पिता और नौकर को आपने किस जादूगरी से खत्म किया था। मैंने किसी का कत्ल नहीं किया है। इस बार वह बोला तो उसके लहजे में पहले जैसी कठोरता नहीं थी, उल्टा कुछ सहमा सहमा सा प्रतीत हो रहा था। किसे फर्क पड़ता है ईशान साहब? पुलिस को तो हरगिज भी नहीं पड़ने वाला। तब कहानी ये बनेगी कि जैन साहब ने आपको आरुषि के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था, जिसके बाद वह इतने आग बबूला हो उठे कि आपको अपनी जायदाद से बेदखल करने की धमकी दे दी, जो कि अपने नालायक बच्चों को माँ बाप अक्सर देते ही रहते हैं।
मगर आप उस धमकी को हल्के में नहीं ले पाए क्योंकि जैन साहब के सख्त मिजाज को आपसे बेहतर भला कौन समझता था। यानी आपको लगा कि उन्होंने जो कहा था उसे करके भी दिखा सकते थे। तब आपने अपना फ्यूचर बचाने की खातिर उनके कत्ल का षड्यंत्र रचा और 1 तारीख की सुबह उन्हें खत्म कर दिया। अब आप ऑफिस जाइए और मेरे कहे पर जमकर चिंतन मनन कीजिए। हो सकता है बच निकलने का कोई रास्ता आपको सूझ ही जाए, कहकर मैं कार से नीचे उतर गया। उसे हड़काने के पीछे मेरा उद्देश्य बस इतना ही था कि अगर कातिल वही है तो बौखला उठे, क्योंकि बौखलाहट में इंसान अक्सर उल्टे सीधे कदम उठा बैठता है। जो वह उठाने की कोशिश करता तो उसका अगला कदम हवालात में होना तय था। मतलब केस सॉल्व। 2 बजे के करीब मैं लाजपत नगर पहुंचा, जहां अमित अग्रवाल का शोरूम तलाश लेना बहुत मामूली काम साबित हुआ क्योंकि वह सेंट्रल मार्केट के करीब ही स्थित था। अंदर पहुंचकर मैंने उसे अपना परिचय दिया तो उसने नाक भौं सिकोड़कर दिखाने की बजाय मुझे बैठने को कहा और एक लड़के को बुलाकर कॉफी लाने के लिए भेज दिया। बताइए विक्रांत साहब, क्या चाहते हैं? चाहता तो यही हूँ सर कि आप मुझे भूपेंद्र जैन के कातिल के बारे में बता दें, मगर जानता हूँ कि नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये इतना ही आसान होता तो पुलिस कब का केस सॉल्व कर चुकी होती। ठीक कहा, मैं नहीं जानता कि उनका कत्ल किसने किया। इतना तो फिर भी बता सकते हैं कि आपने नहीं किया। सुनकर उसने पल भर को मुझे घूरकर देखा, फिर ठहाकर हंसता हुआ बोला, काफी मजाक पसंद आदमी जान पड़ते हैं आप। जी वो तो खैर मैं बचपन से ही हूँ। एनीवे, मैंने उनको नहीं मारा, कोई वजह नहीं थी मेरे पास। मैं जानता हूँ सर। फिर आप वहाँ न्यू ईयर का जश्न मनाने गए थे, ना कि मौत की रेवड़ियां बांटने। इसलिए खातिर जमा रखिए, वह बात मैंने वाकई मजाक में ही कही थी। ओके, तो और क्या पूछना चाहते हो? कोई अंदाजा तो आपने लगाया ही होगा कातिल के बारे में। कोशिश बहुतेरी की थी यार, मगर पल्ले कुछ नहीं पड़ा, क्योंकि घर में उस वक्त या तो परिवार के सदस्य थे या फिर नौकर चाकर जो बाहर सर्वेंट क्वार्टर में सो रहे थे। और दोनों ही पार्टियों के बारे में मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि उनमें से कोई कातिल नहीं है। ईशान और आभास को वैसा करके अलग से कुछ हासिल नहीं होने वाला था, क्योंकि बाप की संपत्ति अंत पंत उनको ही मिलनी थी। क्या पता इंतजार करना गवारा न हुआ हो। ऐसा नहीं है, क्योंकि जैन साहब की हालत बहुत खस्ता थी और कोई प्रिकॉशन लेने को वह तैयार नहीं थे। ऐसे में 1-2 साल भी झेल जाते तो बहुत बड़ी बात होती। आपका इशारा उनकी हॉट प्रॉब्लम की तरफ जान पड़ता है। लेकिन उससे भी बड़ी प्रॉब्लम थी उनकी अनियमित दिनचर्या।
बल्कि एक रास्ता है मेरी नजर में जिससे तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। अच्छा करोगे, अब मैं चलता हूँ। कुछ पता लगे तो फोन करना। ये भी कोई पूछने की बात है। तत्पश्चात उससे हाथ मिलाकर मैं थाने से बाहर निकल आया। उस वक्त रात के 8 बजे थे। मैं ड्राइंग रूम में बैठा चाय की चुस्कियों के साथ टीवी देख रहा था, जब अचानक ही कॉल बेल की आवाज गूंज उठी। मैंने रिमोट उठाकर टीवी को म्यूट पर डाला, फिर उठकर दरवाजा खोल दिया। तभी जैसे प्रलय आ गई। किसी मजबूत डंडे का वार मेरी खोपड़ी के ऊपर किया गया, जो बचने की कोशिश में माथे से टकरा गया। आंखों के सामने अंगारे से फूट पड़े, शरीर शिथिल पड़ने लगा। तभी उस कमीने ने मुझे जोर की लात जमा दी। मैं पीठ के बल सेंटर टेबल के करीब जा गिरा। हमला इतना अचानक किया गया था कि मैं चाहकर भी संभल नहीं पाया। अलबत्ता कोशिश बराबर की, फर्श से उठ खड़ा होने की, मगर कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि तभी उसने ताबड़तोड़ ढंग से 3-4 लातें मेरी पसलियों में जड़ दी। बड़ी मुश्किल से मैं अपना दाया हाथ सेंटर टेबल पर पहुंचाने में कामयाब हो पाया। अगले ही पल वहां मौजूद शीशे का भारी और मजबूत ऐश ट्रे मेरे हाथों में था, लेकिन वार करने का मौका तो फिर भी नहीं मिला। उसने हाथ में थमा डंडा जोर से मेरे ऐश ट्रे वाले हाथ पर दे मारा। मैं जोर से चीखा, मगर ऐश ट्रे को अपने हाथ से निकलने नहीं दिया। मगर उससे क्या हो जाता? मेरी ताकत तो वह अपने पहले कामयाब वार से खत्म कर चुका था। लेकिन कोशिश करना इंसान की फितरत होती है। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाया और शरीर की तमाम शक्ति बटोरकर जोर से दुलकती चला दी, जिससे वह गिरा तो नहीं मगर मुझसे कुछ कदम दूर जरूर पहुंच गया। मैं उठ खड़ा हुआ। तब पहली बार मुझे उसको देखने का मौका हासिल हुआ। वह मेरी ही कदकाठी वाला युवक था, जो अपना चेहरा गमछे से कवर किए हुए था। अगले ही पल मैंने उस पर छलांग लगा दी। हाथ में थमा ऐश ट्रे पूरी ताकत से उसके सिर पर दे मारा। उसी वक्त उसका डंडा मेरी कनपटी से टकराया। हम दोनों एक साथ चीखे, फिर मैं भभराकर नीचे गिर गया। भूपेंद्र जैन के केस में हाथ पांव मारना बंद कर दे जासूस, और उस बारे में जो कुछ भी जानता है भूल जा, वरना अगली बार तू जिंदा नहीं बचेगा। यूं लगा जैसे वह आवाज किसी गहरे कुएं से आ रही हो। फिर उसने झुककर मुझे बालों से पकड़ा और जोर से मेरा सिर फर्श पर दे मारा। मैंने भी आखिरी कोशिश की और ऐश ट्रे को अंदाजे से सामने की तरफ चला दिया। उसके बाद मैं बेहोश हो गया। जाने कब तक बेहोश पड़ा रहा। दोबारा मेरी आंख खुली तो मेरे सिर से टीसें उठ रही थीं। बदन टूटा जा रहा था। बहुत बुरी तरह धोया था कमीने ने।
फिर ढंग से कुछ देखने के काबिल हुआ तो फर्श पर फैला खून फौरन नजर आ गया। मैं हड़बड़ाया क्योंकि वह खून मेरे कपड़ों पर भी मौजूद था। बेशक इंसानी लहू में कोई पहली बार नहीं देख रहा था, मगर खून अगर अपना बह रहा हो तो होश उड़ ही जाते हैं, जो कि वहां कुछ ज्यादा ही फैला नजर आ रहा था। मैंने जेब से मोबाइल निकाला और शीला को कॉल किया। शुक्र था उसने तुरंत पिक भी कर लिया। हेलो, मेरे फ्लैट पर पहुंचो कहकर मैंने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी, ये सोचकर कि वह अभी बकवास करना शुरू कर देगी। फिर मैं अपनी जगह से उठा और जाकर सोफे पर बैठ गया। बैठकर एक सिगरेट सुलगाया और गहरे गहरे कश लगाता हुआ शीला के वहां पहुंचने का इंतजार करने लगा। वह पड़ोस की ही बिल्डिंग में रहती थी, इसलिए मेरे फ्लैट तक पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगना था, बशर्ते कि तुरंत वहां से निकल लेती, जिसकी मुझे पूरी पूरी उम्मीद थी। उम्मीद सही साबित हुई। मुश्किल से 5 मिनट बाद वह मेरे दरवाजे पर थी। विक्रांत, आ जाओ। मेरी आवाज सुन चुकने के बावजूद उसने बहुत सावधानी से भीतर कदम रखा, हाथ में गन लिए, जिसे उसने सामने की तरफ तान रखा था, बल्कि गोली चलाने को भी एकदम तत्पर दिखाई दे रही थी। मैं सकपका सा गया, इसलिए नहीं कि उसके हाथ में गन थमी थी, क्योंकि उसके बारे में तो मैं पहले से जानता था, बल्कि इसलिए कि एक मामूली कॉल पर जिसमें मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया था, गन लेकर वहां पहुंचना सूझ गया था। जो होना था हो चुका है। मैं थोड़ा कराहता सा बोला, अब यहाँ कोई नहीं है। ओह माई गॉड! फर्श पर पड़ा खून देखकर वह जोर से चौंकाती हुई बोली, किसने किया? पता नहीं, बेडरूम की अलमारी में फर्स्ट एड बॉक्स है, निकाल कर ला। पहले मुझे घाव देखने दो, ताकि यकीन आ जाए कि हॉस्पिटल केस नहीं है, कहकर उसने गन अपनी कमर में पीठ पीछे खोसी। फिर करीब पहुंचकर मेरे सिर के जख्मों का मुआयना करती हुई बोली, कट बहुत छोटे हैं विक्रांत, जबकि यहाँ खून बहुत फैला हुआ है। क्या हुआ था? सुनते के साथ ही मेरी हालत सुधरनी शुरू हो गई। खून अगर मेरा नहीं बहा था तो मुझे चिंता करने की भी कोई जरूरत नहीं थी। हाँ, टीसे बराबर उठ रही थीं, बल्कि अपना दाया हाथ तो ढंग से उठाया तक नहीं जा रहा था मुझसे। जवाब नहीं दिया तुमने। मैंने उसके सिर पर 2 बार ऐश ट्रे दे मारा था, जिसके बाद बेहोश हो गया। और बाद में जब आंख खुली तो यहाँ फैला खून देखकर यही समझ में आया कि वह मेरा बहा है, इसलिए तुझे फोन लगा दिया। इट्स ओके, चोट तो बराबर लगी है तुम्हें, और खून भी बहा है, भले ही ज्यादा नहीं बहा, कहकर वह बेडरूम में गई और अलमारी से फर्स्ट एड बॉक्स निकाल लाई। फिर घाव को साफ करके उस पर दवाई लगाती हुई बोली, बैंडेज नहीं कर रही क्योंकि उसके लिए मुझे तुम्हारे बाल काटने पड़ेंगे। खून बहना बंद हो गया है? हाँ, ठीक है, फिर पट्टी की कोई जरूरत नहीं है। मैंने फर्स्ट एड बॉक्स में मौजूद पेन किलर की स्ट्रिप उठाई और फाड़कर एक टैबलेट बिना पानी के ही निगल गया। फिर उठकर थोड़ा टहल के देखा तो पाया कि हाथ पांव सलामत थे, मतलब कोई हड्डी वगैरह नहीं टूटी थी मेरी, इसलिए अस्पताल जाना भी जरूरी नहीं दिखाई दिया। हाँ, माथे पर एक बड़ा सा घूमड़ जरूर निकल आया था, मगर वह तो 1-2 दिनों में वैसे भी भीतर समा जाने वाला था। शीला एक बार फिर बेडरूम में पहुंची और फर्स्ट एड बॉक्स को अलमारी में रखने के बाद वहीं बैठ गई। वह क्या कर रही थी, उसका अंदाजा था मुझे। दरअसल कुछ महीनों पहले एक केस में खुद पर हमला होने के बाद मैंने दरवाजे के बाहर एक हिडन कैमरा लगवा दिया, जो सीढ़ियों के साथ साथ पूरी पार्किंग को कवर करता था। शीला पक्का उसकी फुटेज ही देख रही थी।
फिर मेरा सोचना सही साबित हो गया। दो लोग थे, हाथ में कागज का एक टुकड़ा थामे वह बाहर निकली, दूसरा बाइक स्टार्ट करके हर वक्त नीचे ही खड़ा रहा था। मतलब उसकी जिम्मेदारी बस ड्राइविंग की थी। क्यों अपने दिमाग से कसरत कर रही है? जबकि मैं पहले से ही जानता हूं कि हमला किसने करवाया हो सकता है। करवाया किसी ने भी हो, करने वाले की खैर नहीं। छोड़ूंगी नहीं उस कमीने को। पता तो लगे कि मेरे यार पर हमला करने वाले का मैं कितना बुरा हश्र कर सकती हूं। मेरे माथे पर बल पड़ गए। इतनी देर में पहली बार मुझे महसूस हुआ जैसे वह नशे में थी। हालांकि गारंटी कर पाना अभी भी मुश्किल था, मगर आवाज में थोड़ी लड़खड़ाहट और चेहरे पर तमतमाहट साफ दिखाई दे रही थी। साथ में उसने मुझे यार का संबोधन भी तो दिया था, जो उसके होशो हवास ठिकाने होते तो शायद ही देती। भूल जा उस बात को। सॉरी, मैं नहीं भूल सकती। अच्छा, फिर क्या करेगी? अभी बताती हूँ, कहकर उसने बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर जो अंदर से एक कागज पर लिख लाई थी, अपने मोबाइल में चेक करना शुरू किया। फिर थोड़ी देर बाद बोली, गोविंदपुरी की झुग्गियों के एक पते पर रजिस्टर है। अब तुम आराम करो, मैं उससे मिलकर आती हूँ। पागल हो गई है? मैं हड़बड़ाया। हाँ, हो गई हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा खून बहता नहीं देख सकती। मतलब हिसाब तो चुकता करना ही पड़ेगा, भले ही लाशों का पहाड़ ही क्यों न खड़ा करना पड़े। डॉक्टर साहब अच्छा था, थैंक यू, अब चलती हूँ। बावली हो गई है, जबकि मुझे चोट भी ज्यादा नहीं आई है। एक और चीज की भी तो परवाह है मुझे। किस चीज की? भूल गए, ये सेंटर टेबल किसने पसंद की थी? तुमने की थी, खरीदा भी तुम ही ने था, जिसका एक कोना उस कमीने के कारण टूट गया है। छोड़ूंगी नहीं उसे। दोहरे अपराध में तो हरगिज भी रियायत नहीं बरतने वाली मैं, कहकर वह दरवाजे की तरफ बढ़ी। 1 मिनट रुक प्लीज, मैं जल्दी से बोला। बोलो। तू सच में उसकी खोज में जा रही है? तो क्या मजाक कर रही हूं? नहीं कर रही, हरगिज भी नहीं। जबकि तेरा उसके पीछे जाना जरा भी जरूरी नहीं है। मैं अहिरवाल को फोन कर देता हूं, वह बखूबी निपट लेगा उससे। आखिर पुलिस वाला है, ये इलाका उसके अंडर में नहीं आता। तो भी निपट लेगा, यकीन कर। अपना बदला खुद लेना चाहिए, खामख्वाह, जबकि इसमें पर्सनल जैसा कुछ नहीं है। पर्सनल ही है। तुम्हारे खून की हर एक बूंद का हिसाब देना होगा उसे। एक एक बूंद के बदले में एक एक यूनिट ब्लड उसके जिस्म से बाहर खींच लूंगी। उसके बाद कहीं जाकर मेरी रक्त पिपासा शांत होगी। अरे क्या बक रही है कमबख्त, भांग खाकर आई है क्या? नहीं, बियर पी थी। कितनी? 2 कैन। तभी बहकी बहकी बातें कर रही है, जबकि करना ये चाहिए था कि मुझे लेकर बेडरूम में जाती और कलेजे से लगाकर थपकियां देते हुए सो जाने को कहती। फिर तो आली तुम्हें नींद, कहते हुए उसने जोर का ठहाका लगाया। तो अपने फ्लैट पर लौट जा। नहीं, आज मैं किसी न किसी की तो मुंडी मरोड़ कर रहूंगी। नशे का असर है। बियर में कितना नशा होता है? कुछ तो होता ही है, तभी तू बहकी बहकी बातें कर रही है। या कहीं उस विस्की का असर तो नहीं है जो मैं बियर में मिलाकर पी गई थी? मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा, क्योंकि बियर के अलावा कभी कुछ पीते उसे नहीं देखा था। और बियर भी साल 6 महीने में बस एक बार ही पीती होगी। तो अब चलूं मेरे हमसफर? हमसफर, मैंने एक बार फिर हैरानी से उसे देखा, साथ में हमनवा और हमराज भी। तू पक्का नशे में है।
सुनकर उसने मेरा हाथ थामा और सोफे से उठाते हुए तरन्नुम में गाना शुरू कर दिया। आओ हुजूर तुमको कहकर उसने जोर से हिचकी ली, सितारों में ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी उसने फिर हिचकी ली, बहारों में ले चलूं। मैं जोर से हंसा फिर बोला, अभी तो तू हमलावर के पीछे जाने की बात कह रही थी। हमराज, हम ख्याल तो हो, हमंजर बनो, तय होगा जिंदगी का सफर, हम सफर बनो। कहती हुई वह एकदम से मुझसे लिपट गई, मगर उसका गाना जारी रहा। चाहत के उजले उजले नजारों में ले चलूं, फिर हिचकी, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं। अब बस भी कर वरना कहीं सच में मैं चाहत के नजारों का ख्वाब देखने लगा तो बाद में शिकायत करती फिरेगी। सुनते के साथ ही वह ठिठक कर मुझसे दूर हो गई। क्या हुआ? मैं जा रही हूं अपने फ्लैट पर भी जाऊंगी। सुनकर मैंने एक गहरी आह भरी, फिर बोला, तो एक काम करते हैं, दोनों साथ चलते हैं। क्योंकि वह इलाका मेरा देखा भाला है, इसलिए पता ढूंढना आसान हो जाएगा। मैं उससे सहमत तो हरगिज भी नहीं था, लेकिन जानता था कि वह बाज नहीं आने वाली, इसलिए मजबूरन साथ चलने को बोल दिया। वैसे भी लड़ने भिड़ने में वह मुझसे कहीं ज्यादा माहिर थी, और निशाना तो जाने कितनी बार देख चुका था मैं उसका। तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, वह बोली। अब ठीक है, घाव तो मैं भूल देख कर गया था। कहने के बाद मैं उठकर बेडरूम में पहुंचा और वहां अलमारी में रखी गन निकालकर कमर में खोंसता हुआ बाहर आ गया। तत्पश्चात फ्लैट को ताला लगाकर हम दोनों नीचे पहुंचे और कार में सवार हो गए। सीतापुर के बाद शायद यह पहला मौका था जब हम दोनों एक साथ शिकार पर निकले थे, वरना तो बाकी के केस दिमाग के जोर पर ही सुलझाते आ रहे थे। वैसे खुद पर किए गए हमले से तड़प तो मैं भी खूब रहा था, मगर वह जाने को उतावली नहीं होती तो मैंने उस बात को भुला ही दिया होता, क्योंकि मेरे धंधे में आए दिन ऐसा होता ही रहता है। किस किस से बदला लेता फिरता मैं। कार में सवार होकर हम दोनों ठीक 9:30 बजे गोविंदपुरी के झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके में पहुंचे, मगर शीला के लाख मना करने के बावजूद मैंने अतिरिक्त सावधानी बरतते हुए एसआई आदित्य अहिरवाल को वहां आने को कह दिया, जो उस वक्त न सिर्फ अपने घर पर था, बल्कि उसका घर वहां से बामुश्किल 1 किलोमीटर की दूरी पर था। इसलिए मेरी कॉल के महज 5 मिनट बाद वहां पहुंच गया। क्या हुआ? वह मेरी सूरत पर निगाह पड़ते के साथ ही चौंक उठा। किसी ने हमला किया है या कोई एक्सीडेंट हो गया? हमला हुआ है कहकर मैंने सारा किस्सा संक्षेप में बयान कर दिया। ईशान जैन ने करवाया। पूरी बात सुनकर उसने पूछा, लगता तो यही है। फिर उस तरह की धमकी वह दिन वाली मुलाकात के दौरान कई बार दे चुका था, बस मैंने ही उसे सीरियसली नहीं लिया था। छोड़ूंगा नहीं साले को, वह दांत पीसता हुआ बोला। मत छोड़ना, लेकिन उससे पहले हमला करने वाले को तो खोज लो। कहीं नहीं जाने वाला वह। फिर शीला की तरफ देखकर सवाल किया, ये मोहतरमा कौन है? मेरी पार्टनर हैं शीला वर्मा। हेलो इंस्पेक्टर साहब, वह मुस्कराई। हेलो मैडम कहकर उसने पूछा, इनका हमारे साथ जाना क्या जरूरी है? मेरा मतलब है वे कार में बैठकर इंतजार भी तो कर सकती हैं। नहीं कर सकती, क्योंकि आज इसका मन किसी की गर्दन मरोड़ने का हो रहा है। ऊपर से ये अकेले यहाँ आ रही थी। बड़ी मुश्किल से मैंने साथ चलने को मनाया था। सुनकर वह हौले से हंस पड़ा। मैं सच कह रहा हूं। ओके, अब एड्रेस बताओ। जवाब में शीला ने पता लिखा पुर्जा उसे थमा दिया। आगे करीब 15 मिनट भटकते रहने के बाद हम तीनों एक 2 मंजिला मकान के सामने पहुंचे।
जिसका ब्लू कलर का गेट लकड़ी के फट्टों को जोड़कर बनाया गया था। खास बात यह रही कि सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दी बाइक उस घर के सामने ही खड़ी थी। अहिरवाल ने आगे बढ़कर दरवाजा खटखटा दिया। थोड़ी देर बाद एक लड़के ने गेट खोला। उसकी आंखें चढ़ी हुई थीं और मुंह में गुटखा चबा रहा था। क्या हुआ साहब जी? अमित दास कौन है? मेरे पापा का नाम है, क्यों पूछ रहे हैं? तुम्हारा नाम क्या है? विपिन। बाहर खड़ी मोटरसाइकिल तुम्हारी है? न, नहीं, मेरा मतलब है पापा की है। लेकिन चलाते तुम हो, है न? जी कभी कभी। अहिरवाल ने कस के घूसा। मेरा मतलब था कभी कभी पापा भी चलाते हैं। ठीक है, अब ये बताओ कि आधा घंटा पहले 8 बजे के करीब तुम कहाँ थे? मैं तो यही था साहब, रात को भता और कढ़ो ढोना है, कहकर उसने हंसने की कोशिश की। यही था, शीला बोली, अभी भी वही कपड़े पहने हैं जो पहनकर विक्रांत के फ्लैट के पास पार्किंग एरिया में बाइक पर बैठा अपने साथी के नीचे आने का इंतजार कर रहा था। सुनते के साथ ही लड़के ने अहिरवाल को जोर से धक्का दिया और हमारे बीच से निकलकर भाग खड़ा हुआ। इंस्पेक्टर को संभलने में थोड़ा वक्त लग गया, जबकि शीला बला की फुर्ती दिखाते हुए उसके पीछे दौड़ी। आगे वह या तो दाएं मुड़ता या बाएं, क्योंकि सामने की तरफ कोई रास्ता नहीं था। मगर दाएं बाएं होने का मौका उसे हासिल नहीं हो पाया। उसके पीछे दौड़ती शीला ने एकदम से उस पर झपट्टा मारा और उसकी गर्दन को पकड़कर जोर से सामने वाले घर की दीवार पर दे मारा। फिर दाएं हाथ से दनादन उसकी कमर पर घूंसे बरसाने लगी। मैं जानता था कि वह वार विपिन नाम के उस लड़के के कस बल ढीले कर देने के लिए पर्याप्त था, इसलिए आगे बढ़कर उसकी शीला की हेल्प करने की कोई कोशिश नहीं की। अगले ही पल उसने विपिन को नीचे गिराया और ताबड़तोड़ कई लातें उसकी पेट में जमा दी। फिर एक के बाद एक 2 करारे घूंसे उसके थोबड़े पर जमाने के बाद उसका गरेबान पकड़कर गुर्राती हुई बोली, 1 सेकंड में बता कि तेरे साथ दूसरा लड़का कौन था? तब तक वहां पहुंच चुका अहिरवाल मुंह बाए हैरानी से वह नजारा देख रहा था। मगर मेरे लिए शीला का वह रूप कोई अप्रत्याशित बात नहीं थी। हाँ, ये जरूर था कि सालों बाद उसे एक्शन में देख रहा था। बोल, कौन था वह? मैं नहीं जानता तुम किसकी बात कर रही हो। ठीक है, मत बता। तुझे खत्म करके मैं खुद उसे ढूंढ लूंगी, कहते हुए उसने गन की नाल विपिन के हलक में घुसेड़ दी। लड़के का सांस लेना दूभर हो गया। अहिरवाल हड़बड़ाया। शायद उसे डर था कि कहीं गुस्से के आवेग में शीला सच में ट्रिगर न दबा बैठे या गलती से उसके हाथों गोली न चल जाए। थाने ले चलते हैं मैडम, वह धीरे से बोला, फिर जानने लायक सब जान लेंगे। उतनी देर में इसका साथी फरार हो जाएगा, कहकर उसने फिर से विपिन की तरफ देखा। आखिरी बार पूछ रही हूँ, जुबान खोलेगा या गोली खाएगा? लड़का सख्त जान मालूम पड़ता था, इसलिए धमकी के बावजूद कुछ बताकर राजी नहीं हुआ। तब तक वहां भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो चुकी थी। ठीक है, मत, कहते हुए उसने नाल को उसके मुंह से बाहर खींचा और उठकर खड़ी हो गई। फिर गन का रुख यूं उसके माथे की तरफ कर दिया जैसे बस गोली चलाने ही जा रही हो। ये आप लोग मेरे बेटे के साथ क्या कर रहे हैं? एक अधेड़ दौड़ता हुआ वहां पहुंचा और विपिन के करीब हाथ जोड़कर यूं बैठ गया, जैसे शीला गोली चला देती तो उसे बचा ही लेता। अच्छा सवाल है, लेकिन ये बात आपने अपने बेटे से तब क्यों नहीं पूछी, जब ये अपने एक साथी के साथ किसी पर हमला करने के लिए निकला था? ये मैडम क्या कह रही हैं विपिन? झूठ बोल रही हैं।
मैंने कुछ नहीं किया। सुनकर शीला ने फिर से एक लात उसकी पसलियों में जड़ दी। इसे जिंदा देखना चाहते हैं तो कहिए अपने दोस्त का नाम हमें बता दे। वे भी कि किसके कहने पर दोनों हमला करने पहुंचे थे, वरना अभी के अभी बेऔलाद कर दूंगी आपको। छोड़ दीजिए मैडम, अधेड़ गिड़गिड़ाया। दोस्त का नाम मैं बता देता हूं। ये भी जानना है कि किसके कहने पर हमला करने गए थे। अरे बता क्यों नहीं देता नासपीटे, कहते हुए अधेड़ ने 2-3 थप्पड़ अपने बेटे के दोनों गालों पर जमा दिए। क्यों अपनी जान का दुश्मन बन रहा है? अजय के साथ गया था, लेकिन मैंने बस बाइक चलाई थी। और कांड किसके कहने पर करने गया था? मैं नहीं जानता उसे, मां कसम उस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। तत्पश्चात अहिरवाल ने विपिन को गरेबान से थामकर उठाया। फिर उसके बताए रास्ते पर चलते हुए हम तीनों अजय की झुग्गी पर पहुंचे, जहां वह अकेला रहता था। बेपहचान इतना कि दरवाजा खोलकर भीतर लेटा पड़ा था। उसके सिर पर पट्टी बंधी थी, जबकि दाएं हाथ में एक गिलास थामे हुए था। करीब ही एक व्हिस्की की 1/4 भरी बोतल भी रखी थी, जो बताती थी कि उस वक्त वह ड्रिंक ही कर रहा था। बावर्दी अहिरवाल पर निगाह पड़ते ही वह हड़बड़ाता हुआ उठ बैठा। फिर जैसे ही उसने मेरी सूरत देखी बुरी तरह चौंका, और रही सही कसर विपिन की बदहाली देखकर पूरी हो गई। इससे पहले कि अहिरवाल उससे कोई सवाल जवाब करता, शीला ने आगे बढ़कर उसकी धुनाई शुरू कर दी, जिसे शुरू में तो मैं और अहिरवाल तमाशबीन बनकर देखते रहे, मगर जल्दी ही मेरे सब्र का बांध टूट गया। मैं आगे बढ़कर शीला और अजय के बीच जा खड़ा हुआ, जो लगातार चीखे जा रहा था, बस करो, बहुत हो गया। इस कमीने की मजाल कैसे हो गई? वह गुर्राती हुई बोली। इट्स ओके, बदला ले तो लिया तुमने, अब चलो वहां से। बाकी का काम पुलिस को करने दो। एक और लगा दूं? नहीं, मैं सख्त लहजे में बोला, पहले ही बहुत लगा चुकी हो। खून कहाँ बहा इसका, जो इसने तुम्हारा बहाया था? जिस तरह से तुम इसे कूट रही हो, उसमें खून बहेगा भी नहीं। तो मैं इसका थूथन फोड़े देती हूँ। हरगिज भी नहीं, कहकर मैंने उसका हाथ पकड़ा और जबरन बाहर निकाल ले गया। फिर अजय और विपिन को गरेबान से थामे इंस्पेक्टर उस झुग्गी से बाहर निकलता और सड़क पर पहुंचकर हम सब उसकी जीप में सवार हो गए। इसलिए क्योंकि अकेले वह दोनों को अपने। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए गोल्डी ऑडियो बुक्स के साथ। मिलते हैं अगले भाग में। नमस्कार।